प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के प्रीतिका भाग इस जल प्रलय चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। और उसे समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो बाढ़ आधारित ये चैप्टर है, जिसमें लेखक बाढ़ आने के बाद क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हम लोग इस चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे और उसको हम लोग समझेंगे। और समझने के बाद जो उसका प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग घर में उसे अच्छा करने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे और उसे सीखने का भी प्रयास करेंगे। तो ये चैप्टर चालू होता है कि मेरे गांव में मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों का समूह आकर सावन भादों में ट्रेन खेतों में विशाल सपाट पड़ती पर गाय बकरों के हजारों झुंड देकर ही लोग बाढ़ की विपत्ता का आनंद अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा लगाते हैं। वो लेखक ये बता रहे हैं, इनके लेखक फणीश्वर रेणु है ना, वो बताते हैं कि मेरा घर ऐसे इलाके में है ना जहां महानदी, कोसी, कनार, पनार, महानंदा, गंगा, कोसी, ये सब की नदियां जब बाढ़ आती है तो मेरे यहां जो जो जमीन है वहां पे आकर, क्योंकि इन सभी नदियों से जो बारिश होती है, बाढ़ का जो पानी आता है, उसे बचने के लिए लोग, लेखक का जहां गांव था उस गांव में लोग रहने के लिए आते, जो कोसी नदी, महानदी और पनार जो है और गंगा जो है, ये सब नदियों के आसपास के गांव जो बसे हुए थे, उन गांवों में जब बरसात के मौसम में ज्यादा बाढ़ आ जाती है ना, तो जो लेखक का घर था, गांव था, वहां पे जाकर वो रहा करते थे। और क्यों रहा करते थे? क्योंकि वहां पे बाढ़ आने की संभावना बहुत कम थी या बाढ़ आती नहीं थी।
पूरे सावन भादों में हम जानते हैं कि सावन भादों में बहुत ज्यादा क्या होता है, बारिश होती है। और सावन भादों में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ का खतरा रहेगा, और उस बाढ़ के खतरे से बचने के लिए लोग वो क्या करते हैं कि जो उनका घर जो होता है वो पड़ती जो जमीन में, जिनका वहां गांव था लेकर का, वहां पे जाके वो रहा करते थे, वो वहां पे जाके रहते थे। और वो बोलते थे कि मैं उसका अंदाजा इस तरह से पेट में भेड़ बकरियों की तरह लोग उसमें रख कर उस पृथ्वी जमीनों में रहा करते थे। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस जगह पे कितना उस जगह पे कितना बाढ़, इस बात से अंदाजा लगाया जाता है। पृथ्वी क्षेत्र में जन्म लेने के कारण मैं अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था, किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट स्वयंसेवक राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में काम करता रहा हूं। और लिखने की बात तो लेखक ये बता रहे हैं कि मेरा जो जन्म है, वो लेखक पहले ही बता चुके हैं, ऊपर ही वाले संदेश में बता चुके हैं कि उनका जो जन्म हुआ है वो पृथ्वी वाले क्षेत्र में, मतलब जहां पे जमीन क्या उपजाऊ ना हो, जहां पे नदियां ना हो, तो ना तालाब हो, वैसे जगह पे भी जन्मे नहीं। लेकिन जब वे जन्मे नहीं तो अधिकांश जो उनके गांव में के लोग जो तैरना नहीं जानते, तैरना कैसे सीखेंगे? जब उनके गांव में नदी तालाब रहेगा तब ना वो तैरना सीखेंगे। तो हुआ क्या कि उनकी गांव में पड़ती जमीन होने के कारण वे लोग नहीं सीख पाए। नदी था ही नहीं, तालाब था ही नहीं, तो लोग तैरना सीखते कैसे? एक बहुत सारा क्षेत्र जब बाढ़ ज्यादा आता है वहां पे तैरना जाना चाहिए। जब तक तैरना नहीं, बाढ़ आ गया तो क्या करेगा? तो पृथ्वी क्षेत्र में जहां पर बाढ़ आता ही नहीं, वहां पे तैरना कैसे सीखेगा? तो वही बता रही थी मैं, अधिकांश जो हमारे गांव के जो लोग थे वो तैरना नहीं जानते, तो मैं भी तैरना नहीं जानता, क्योंकि वहां पे जो अधिकांश जो क्षेत्र था वो पड़ती वाला था, वहां पे नदी नाला थी नहीं जिससे लोग तैरना सीखे। तो फिर क्या हुआ कि वे बेचारे 10 साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता और रिलीफ वर्कर की हैसियत से वे काम करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक होता है बहुत बड़ी संस्था है, बॉय स्काउट होता है, इसलिए बोल सकता है, उसमें 10 साल से भी काम कर रहे थे। और ये सब संस्था जो होती है ना, वो जब कोई बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ आपदा हो, तो ये सब जाके वहां क्या करते हैं, ये लोग जाके वहां पे लोगों की क्या करते हैं, स्वयंसेवक लोग होते हैं, स्पॉट वाइज जो होती है, रिलीफ वर्कर जो होता है, और जब बाढ़ पीड़ित लोगों के पास जाके वे मदद करते थे, तो उन्होंने बाढ़ के बारे में जाना कि बाढ़ होता, ऐसे वो जानते नहीं थे कि बाढ़ होता क्या है। उनका जब ऐसा निगम हुआ था जहां पे ज्यादा वर्षा होती नहीं, वर्षा होती भी पानी हो जाता। बेचारे वो गए, एक रिलीफ वर्कर की हैसियत से जब वो गए, तब वे जाने कि बाढ़ होता है ना, ऐसे उनको पता नहीं। चले आगे देखते हैं। बोला हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूं। बोले हाई स्कूल में बाढ़ पर उन्होंने लेख लिखा और वे कभी बाढ़ को देखे भी नहीं थे, और बाढ़ से उन्होंने लेख लिखा और उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किए।
और प्रथम लाने के कर्म में उन्हें क्या हुआ कि उन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया, उन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया और बेचारों वे बाढ़ के वक्त क्या किए, लिख लिखे। उन्होंने बाढ़ की कहानियों पर बहुत सारे वे लेख लिखे और बाढ़ के बारे में अच्छी तरह से उन्होंने लिखा, नई पाठकथा प्रस्तुत की और इसमें एक चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बोले पूरी कहानियों को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूं। जय गंगा 1947 में इन्होंने लिखा था, जय गंगा कौन, रेणु। डाइन कोसी, हरियों का फूल आदि छुटपुट टिकुते अलावा झिटपुट के अलावा उन्होंने बहुत सारे उन्होंने क्या किया कि लिखा है ना। तो उन्होंने कई उपन्यास बाढ़ के बारे में लिखा। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि उन्होंने बाढ़ के बारे में वे जब हाई स्कूल में जो निबंध लिखे थे तो उन्हें प्रथमा पुरस्कार से उन्हें क्या किया था, दिया गया। कई उपन्यास उन्होंने बाढ़ के बारे में बता रहे। मेरे कई उपन्यास बाढ़ के विशाल लीलाओं में अनेक चित्र अंकित हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने या धंसने का भोग का अनुभव कभी नहीं हुआ। और बोल रहे हैं काफी उपन्यास लिखे बाढ़ के बारे में, लेकिन उनका जो गांव में जन्म हुआ था ना, प्रति क्षेत्र में जो उनका जन्म हुआ था, वो बाढ़ के बारे में कभी वो समझे ही नहीं। अब जिस गांव में कभी बाढ़ आएगा ही नहीं, तो उसे समझने में क्या दिक्कत हो। जब कोई गांव में कभी बाढ़ ना आया, वो क्या करेगा बाढ़ के बारे में। बता रहे बहुत सारे मैं लीलाएं लिखूं देख की स्वयंसेवक के नाते और परिणाम के नाते, लेकिन बाढ़ के बारे में कभी मैंने धंसने बहने का जो अनुभव जो होता है वो मैंने कभी किया नहीं। और जब मैंने उसको धंसने बहने का काम मैंने जब कभी देखा नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ समझ नहीं सकते, है कि नहीं। जब कोई गांव में बाढ़ आती है उसके बारे में जाने कि बाढ़ क्या चीज होती है। अब जिस गांव में कभी बाढ़ आई नहीं, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आखिर बाढ़ होता क्या है। और लोग
बाढ़ के बारे में लोग अच्छी तरह से उसको जानेंगे नहीं। मेरा वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा शहरी आदमी की हैसियत से। तो विद्यालय पहली बार बाढ़ के बारे में 1967 में जब वो बेचारे पढ़ने के लिए पटना गए, तो जब वो 1967 ईस्वी में जब वो पढ़ाई करने के लिए पटना गए हुए थे, तो उन्होंने पहली बार बाढ़ के बारे में भी जाने। और उस समय जब वो पढ़ने गए थे तो 18 घंटा अविराम बारिश। अविराम मतलब कभी रुकने वाला नहीं। 18 घंटा तक राजेंद्र नगर में, कंकड़बाग में 18 घंटा लगातार बारिश हुई थी। और आप सोचिए कि जिस जगह पे 18 घंटा लगातार बारिश होगा, उस क्षेत्र में क्या होगा? जिस एरिया में 18 घंटे रेगुलर बारिश हो, आप सोच सकते हैं कि उस एरिया में कितना बारिश हो। और लोग जो हैं वो कितना उसका आनंद कितना भयानक होगा, ये आप सोच सकते हैं। तो पहली बार लेखक ने देखा कि बाढ़ आता कैसे। तो 24 घंटा तक, 18 घंटा तक रेगुलर वहां पे बारिश हो रही, कंकड़बाग में, राजेंद्र नगर में, है ना। तो उन्होंने पहली बार बाढ़ का अनुभव किया। किसकी हैसियत से? शहरी की हैसियत से, क्योंकि पटना एक शहर है और वहां बाढ़ आता। 1967 में जब वे वहां थे तो उनको ये विश्वास हुआ कि बाढ़ क्या चीज होता है, और बाढ़ आने के बाद कैसे लोगों को नुकसान भरना पड़ता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए। वो जो पूरे नगर में क्या हुआ कि बारिश ही बारिश हुई। पूरे नगर में क्या हो गया कि बारिश पूरा जमा हो गया। पूरे घर में जो कमरे होते हैं उसमें आके बारिश क्या हो गई, जम गई। 1967 ईस्वी में लेकर पहली बार बाढ़ को देखा शहरी होने की हैसियत से, जबकि उनका जन्म कहां हुआ था? गांव में। जब उनका जन्म गांव में हुआ था तो भी पहली बार शहरी होने के नाते वे पहली बार बाढ़ के बारे में भी जानकारी उनको मिली, है ना। और जब बाढ़ के बारे में पहली बार उनको जब जानकारी मिली तो वे जाने की बात करता क्या है। बोले इसलिए इस बार जब पानी प्रवेश करने लगा, बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिम इलाका छाती पर पानी में डूब गया
और हम घर पे ईंधन आलो मोती दिलाए से पहले और कंपोज जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। तो पूरे रूम में जब पानी भर आया ना, तो हुआ क्या कि जितने भी लोग थे, पूरा पश्चिम पटना का पूरा पश्चिम इलाका का पानी से भर गया। तो लेखक ने बाढ़ से बचने के लिए दिया सलाई जो होता है, कंपोज जो होता है, मोमबत्ती जो होता है, घर में आलू होता है, ईंधन का जो सामान होता है, वो उन्होंने पहले से व्यवस्था कर ली थी। यदि वे व्यवस्था नहीं करते तो वो क्या करते, बच जाते। वो बाढ़ से बच नहीं पाते, और जब वो बाढ़ से नहीं बच पाते, कुछ खाने के लिए चाहिए ना, बाढ़ है या कुछ है, तो दिया सलाई मोमबत्तियां थी, वो उन्होंने वहां व्यवस्था कर दिया था। और साथ ही पानी था, वहां पे क्या हो गया था, पूरी नगर में। तो उन्होंने दिया सलाई जो होता है, ईंधन के सामान होता है, आलू का सामान होता है, जो खाने पीने की चीजें को जो सामान होता है, वो उन्होंने पहले से ही वहां पे क्या कर लिए थे व्यवस्था कर लिए थे कि हमको इसको किसी तरह ये सब चीजों की हम व्यवस्था कर लेंगे तो हमें आगे कोई दिक्कत नहीं। व्यवस्था कर लिए थे पहले वो घर में ही बैठे कि कब पानी रुकेगी और कब पानी कम होगा और हम घर से बाहर निकलेंगे। लेकिन वो 18 घंटा का लगातार बारिश वो कभी रुकने वाला, और जब वह कभी रुकने वाला नहीं था, तो जो लोग थे इससे काफी क्या हो गए थे, बेचैन हो गए। बेचारे वो करते तो क्या करते, वो घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। और जब वह घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, तो उन्होंने किया क्या कि सब कुछ अपने घर में ही व्यवस्था कर लिया। और वे क्या किए कि उसको आगे वो बढ़ने लगे। वह सुबह सुना कि राजभवन मुख्यमंत्री निवास पल्लवित हो गया है। दोपहर सूचना मिली कि गोलघर जल से गिर गया। सुबह उन्होंने सुना कि राजभवन और जो मुख्यमंत्री निवास स्थान जो है ना, वो पानी से पूरा भर गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री तो पटना क्या बिहार की राजधानी, और जहां पे जिस राज्य की राजधानी रहती है, वहां पे लोग जाकर क्या करते हैं, रहा करते हैं। और वे वहां रहकर अपने काम को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और जब वे अपने काम को पूरा करते हैं, है ना, तो क्या हुआ, सुबह उन्होंने सुना कि राजभवन जो है और मुख्यमंत्री जो निवास है वो पूरी तरह से क्या हो गया, भर गया। और जब वो पूरी तरह से भर गया है, और फिर उन्होंने शाम तक दोपहर तक की सूचना मिली कि गोल घर है वो पूरा जल से घिर गया है। यूं सूचना बंगला में स्वाइप में थी कि जानो गोल घर डूबे गिछे। बंगला में लिखा हुआ था, जानो गोल घर डूबे गिछे। मतलब क्या हुआ कि गोल घर जो है वो जल में क्या हो गया है, डूब गया।
गोल घर जो है वो क्या हो गया, जल में क्या हो गया, डूब गया। गोल घर भी गोलगप्पा बन गया, किसमें, पानी में। उसके बाद बोले तथा शहर का जल मालूम, और 5 बजे तक कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया हो गया। जब शाम हुई तो लेखक का यह मन किया ना कि हम थोड़ा घूम आए। तो अपने कमरे से जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि रिक्शे वाले से जाके उन्होंने पूछा कि मुझे कहीं जाना है। तो रिक्शे वाले ने उन्हें कहा कि आप जो है हज हाउस में है, क्योंकि हज हाउस जो है वो पूरा पानी से क्या हो गया, डूब गया। हज हाउस जो है वो पूरा पानी से क्या हो गया, डूब गया। और आप वहां जाके आप क्या देखेंगे कि आप वहां जाएंगे तो आप वहां क्या देखेंगे, वहां तो देखने के लिए कोई चीज है ही नहीं, पूरा पानी क्या हो गया, भर गया। रिक्शे वाले ने लेखक से कहा, जब लेखक को वहां पे क्या करना था, जाना था, तो उन्होंने मना कर दिया। चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना है, कहकर हम रिक्शे पर साथ में बैठ गए। साथ में नई कविता की विशिष्ट व्याख्याचार्य कवि मित्र थे और मेरी गढ़ गदमय सुशी सी कवि में बोल नहीं उन्हें देते थे। तो उन्होंने कहा रिक्शे वाले से कोई बात नहीं की, यदि वहां पे पानी पूरा भर गया, देखने के लिए कोई चीज यदि वहां पे नहीं बची हुई है तो हम क्या करेंगे कि वहां जाएंगे और देखेंगे कि पानी कैसे हज हाउस में चला गया, है ना, पानी कैसे है वो हज हाउस में चला गया। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो उनके साथ एक कवि मित्र थे जो अपने गजमय से उनको सुनाते थे, लेकिन उनकी बातों को उनको समझ में नहीं आता। तो बोले चलो परम मित्र मेरे साथ चलो और ये हम लोग देखते हैं कि हज हाउस में कैसे पानी भर गया है। इसके बारे में हम लोग पहले जानकारी क्या करते हैं और देखने का कोशिश करते हैं कि हज हाउस में कैसे पानी भर गया। इसके बारे में पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं पानी कैसे भरा। और उनके साथ एक परम मित्र था जो कविता तो गाता था लेकिन उसकी बातों को किसी को समझ में नहीं आता कि वो आखिर बोल क्या रहा है ना। तो बड़े गजब कोशिश कभी कभी बोल नहीं बोले देता धन है और पूरा कविता सुनाता उनको और उन्हें कभी बोल बोले नहीं देते है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं।
वजन मोटर, स्कूटर, साइकिल, ट्रक, टमटम, रिक्शा पर पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही चीज आती थी, पानी कहां तक आ गया है। लोग मोटर से, साइकिल से, रिक्शा से, लोग जो हर हाउस में पानी भर गया था उसको देखने के लिए लोग वहां पे क्या कर रहे थे, जा रहे थे। और जब उसको लोग देखने के लिए वहां पे जा रहे थे तब लोगों के बीच एक अलग ही उत्साह था कि आखिर पानी कहां तक भरा होगा। और जब देख के आ रहे थे ना वो पानी वहां तक भर गया। लोग पूछते थे कि आप देख के आए हो तो ये बताओ कि पानी कहां तक भरा हुआ है ना। अरे ये कोई देख के आ रहा है तो लोग उससे पूछा करते हैं कि पानी कहां तक आया है। ये आप मुझे बताइए कि पानी कहां तक आया हुआ है। ये आप मुझे बताने का क्या कीजिए, आप प्रयास कीजिए। तो लोग उसे बताते कि लोगों में एक अलग चीज था और किसी के पास बाढ़ आने का कोई भय नहीं था, क्योंकि लोग क्या देखने जा रहे थे कि हज हाउस में कितना पानी है, कि हज हाउस में कितना पानी है। और लोगों के बीच एक अलग ही उत्साह था, लोगों के बीच एक अलग की उत्साह है ना। लौटते हुए बातचीत फ्रीजर रोड पर आ गया पर पार कर गया कृष्णापुरी पाटलिपुत्र कॉलोनी बोरिंग डिस्ट्रिक्ट एरिया। पता नहीं सब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती पर पानी है। वीट कॉलेज के पास डूबा पानी आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, आ गया। सभी लोग बोले थे वहां तक पानी आ गया है, अब दौड़ो पानी क्या रहा कि धीरे धीरे आ रहा है। और लोगों के बीच उत्साह कि भागो पानी है वो काफी दूरी तक क्या हो गया है, आ गया। अब आपको परेशान होने, हम लोगों को परेशान होने का समय आ गया है। जब काफी हाउस के पास पहुंचा तो काफी हाउस बंद कर दिया गया। सड़क के एक किनारे पर मोटी डोरी के शकल में गेरुआ झाग पे उतरता पानी तेज रखता आ रहा था। मैंने कहा जी अब जाने की जरा सी नहीं है, वो देखिए आ रहा मृत्यु का तरल। जब कॉफी हाउस पहुंचे ना लेकर तो कॉफी हाउस को बंद कर दिया गया। मतलब वो ये देखना चाह रहे थे कि कॉफी हाउस में पानी कितना भर गया है ना। और उस पानी देखने के लिए जब वो वहां पे गए तो उन्होंने देखा ये कि कॉफी हाउस को बंद कर दिया गया है। क्या किया गया है, कॉफी हाउस को बंद कर दिया गया। और जब कॉफी हाउस को जब बंद कर दिया गया है तो उन्होंने आचार्य से बोला कि देखिए उधर से पानी का उफान फेन आ रहा है। और उन्होंने तरल दूध कहा। तरल दूध मतलब तरल मतलब क्या, तरल मतलब होता है ना कि आप उसको कहीं छोड़ दो वो कहीं भी आसानी से क्या होगा, चला जाएगा। वो कहीं भी आसानी से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन यदि आपने उसे कहीं मान लीजिए यहां छोड़ दिए तो वो क्या हो जाएगा, आसानी से इधर उधर क्या हो जाएगा, भटकता चला जाएगा। तरल की ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसे कहीं भी छोड़ दें
तो आप वो जो होगा वो आसानी से कहीं इधर से उधर क्या हो जाएगा, चला जाएगा, उसको कहीं दिक्कत नहीं होगी। उसे तरल कहा, मतलब पानी जो आ रहा है ना उसको पानी को क्या बोला गया, यहाँ पे तरल बोला गया है। मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले, हाँ मैंने बहुत गाया और डरपोक हूं। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता चलिए ना थोड़ा और आगे। वो बोला नहीं अब हम लोग आगे नहीं जाएंगे, है ना। तो रिक्शा वाला बोला आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप चलिए आगे। बेचारे भी कभी मतलब तैरना जानते नहीं थे, क्योंकि पत्ती क्षेत्र से वही थे, है ना। तो पत्ती क्षेत्र तो उनको जानते नहीं थे बेचारे, जो पानी से डर गए। तो रिक्शे वाले बोला कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आगे आप थोड़ा चलिए ना, आपको कोई परेशानी नहीं। बोला चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला ये रिक्शा करंट बहुत तेज है, आगे मत जाना। मैं रिक्शे से अनुमाई वाले स्वर में कहा लौट ले भैया, आगे बढ़ने जरूरत नहीं है। रिक्शा मोड़ रहा हम आप अप्सरा सिनेमा हॉल सो बंद करके बगल में गांधी मैदान पर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के पास पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल लहरें विज्ञापनों परछाइयों की तरह सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो किसी ने जब वो जाना चाह रहा था रिक्शा वाला कि आप चलिए कुछ दूर, है ना, आप चलिए कुछ दूर, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक सज्जन था, बोला कि आगे मत जाए, आगे करेंगे। और आगे यदि तुम गयो तो तुमको क्या लगा, काफी परेशानी झेलना पड़ेगा। इसलिए तुम क्या करो कि धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, और यदि से क्या जा तुम लौट जाओ। और यदि तुम यहां से लौट गया तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगा और तुम्हें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बोले रिक्शा मोड़कर अप्सरा सिनेमा हॉल पहुंचे। सिनेमा हॉल में भी क्या होता कि पूरी जो थी वहां पे पानी भरी हुई थी। बोले इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल लहरें नियत विज्ञापनों की परछाइयों की सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि तैर रही थी। बोले सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी समितियों को धीरे धीरे एक गहरी सा आ गया, है ना। तो ये चैप्टर में इसी समाप्त होता है। आप लोग क्या कीजिएगा, इसका प्रश्न उत्तर आप लोग कर लीजिएगा। धन्यवाद।